हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड यू एज वेल। तो आप सभी को पता होगा, हम यहाँ पे इग्नू और ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री 1789 टू 1945। आपका सब्जेक्ट कोड होने वाला है BHI E 145। ये आपके इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, तो ड्यू के स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इग्नू के स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड होते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये था कि डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ यूरोप। यूरोप का सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले निभाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक में, सॉरी डेमोक्रेटिक में, जिन्होंने पॉलिटी ऑफ यूरोप वाइल एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटीज। उन्होंने एक तरीके से इंटरमीडिएटर्स जो होते हैं ना, उसकी तरह काम किया है बिटवीन द गवर्नमेंट और जो पीपल थे। उन दोनों के बीच में जो पार्टीज थी, उन्होंने एक तरीके से, जिसको आप मध्यस्थता का काम करना भी कह सकते हैं, वो काम इसने किया था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ने। और उन्होंने ऐसे एक तरीके से दे ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डिबेट। इन पार्टीज की वजह से ही जो सिटीजन्स थे उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए। और जितने भी सिटीजन्स थे, सन्स थे, उनको एंगेज होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही एक प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है। और एडिशनली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, वो इंश्योर करती थी अकाउंटेबिलिटी को, जिससे एक्टिंग जो थी वो एक्ट करते थे एज अ ऑपोजिशन। जब पावर नहीं था, चैलेंजेस होते थे गवर्नमेंट्स के अंदर डिसीजन बनाने में, तब वो एक तरीके से अपोजिशन की तरह यही पार्टीज भी जो थी काम करती थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसमें पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ ले सकते हैं और आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का आई होप आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, तो ठीक है। तो उसके बारे में ही आपको बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या था। बेसिकली ये क्रिएट करता था एक सेंट्रलाइज और एफिशिएंट यूनिफॉर्म को। एक सिस्टम था जो इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रांस को, जिसने फ्रांस के थ्रू और मच ज्यादा ज्यादा यूरोप को भी इन्फ्लुएंस किया था इसके थ्रू, ठीक है। वन ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो वो नेपोलियन कोड जो 1804 में हुआ था, ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल के थ्रू था, ठीक है। और ये जो सेंट्रलाइज था अथॉरिटी, वो अलाउ करता था फॉर मोर इफेक्टिव गवर्नमेंट्स के लिए, ताकि कंट्रोल हो सके जो लोकेलिटीज हैं उनके ऊपर, ठीक है। और एडिशनली ये रिफॉर्म करते थे टैक्स सिस्टम को, और जिससे मेक हो सके इक्विटेबल और एफिशिएंट तरीके से यहाँ पे चीजों को बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, जिसमें आपको बिस्मार्क करना है स्टैब्लिश अ कंजर्वेटिव रिजाइम थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ सिस्टम। एक्सप्लेन करना है आपको स्टेटमेंट को। तो इसमें बेसिकली आप बता सकते हैं कि किस तरीके से बिस्मार्क स्टैब्लिशमेंट हुआ था परसुएशन स्टेटमेंट्स के थ्रू। और ये ऑफन क्रिएट क्रिएट हुआ था, स्टैब्लिश करता है जो कि एस्टैब्लिश मोनार्की और जितने भी ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट क्रेसी थे, उसको कर्व्यू करके इन्फ्लुएंस करता है लिबरल और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को, और स्किलफुली यूज करता है वॉर्स को अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनिफॉर्म और द जर्मनी, ये सभी के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें आपको ऐसे नोट लिखना है एक तरीके से अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स पे। अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स की बात करें तो वो इमर्ज हुए थे 19th सेंचुरीज में एज अ रिस्पॉन्स टू द सोशल इनइक्वालिटीज, जितने भी थे हार्श वर्किंग कंडीशन थी, उनको ब्रॉड करते हुए। और की फिगर्स की बात करें तो रॉबर्ट यूनिट, चार्ल्स फॉरियर, ये इसके कार्ल मार्क्स हो गए, ये की फिगर्स थे इस टाइम के, ठीक है। और इसको फिर मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी यहाँ पे चीज हुई थी, ठीक है। और मार्क्स आइडियाज जितने भी लेट थे वो इस चीज में थे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ 1848। तो द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 ऑल्सो नोन द स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन, ठीक है, स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस, ठीक है, वेयर अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल अपीवल्स दैट स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप। मतलब कि पूरे यूरोप में एक तरीके से बह चुका था जो पॉलिटिकल अपीवल था इस तरीके से, ठीक है। और जर्मनी में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया एम्पावर किया था, डिमांड किया था नेशनल यूनिफिकेशन की तरह, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और ग्रेट पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, प्रोमिनेंट के लिए, ठीक है। हाउएवर ये जो डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस था, मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशन फेल हुए थे अचीव करने के लिए लास्टिंग चेंज को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके जरूर लाइन बाय लाइन पढ़े, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है, हाउ डिड इंग्लैंड बिकम द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन। ऑब्वियसली देखिए, इंग्लैंड एक तरीके से फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन हुआ फैक्ट्रीज का, ठीक है।
फर्स्ट क्या हुआ, कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिनका कॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से ऐसी चीज हुई। फर्स्टली क्या हुआ कि जो कंट्री थी वो अबंडेंट हो चुकी थी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, मतलब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज तो आ गए थे उनके पास। ठीक है, सेकेंडली क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था इस्टेब्लिश कर चुका था पॉलिटिकल एनवायरमेंट को। ठीक है, उसकी वजह से भी हुआ था। और ये जो कंट्री थी ऑल्सो हैज एक्सेस ऑफ वास्ट कॉलोनियल एम्पायर, मतलब कॉलोनियल एम्पावर भी उनके पास बहुत सारे थे। दैट्स वजह से भी वाई ये भी एक रीजन था। ठीक है, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी हुआ, ये भी एक रीजन रहा अपने आप में कहीं ना कहीं। ठीक है, रिवोल्यूशनल प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ जो इस्टेब्लिश कर सके, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज हुई और मास का जो पॉपुलेशन था वो भी अच्छा खासा था। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन नेटवर्क कैनल्स बनाए गए, रेलवे फैसिलिटीज बनाई गई। तो इंग्लैंड का ये जो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एक क्रिएट करता है मॉडल को, जो उस कंट्री को वुड लेटर फॉलो, मतलब उस कंट्री में बाद में फॉलो करती गई, और उस तरीके से ग्लोबल स्प्रेड हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको डिफाइन करना है नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म कैसे हेल्प करता है क्रिएट करने को नेशनल स्टेट को। नेशनलिज्म एक तरीके का आइडियोलॉजिकल बिलीफ होता है जो एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कल्चरल, लैंग्वेज और हिस्ट्री के बिहाफ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके ऊपर इक्वालिटी होना। ठीक है, और इम्पोर्टेंस दिखाता है उस चीज को, जो कलेक्टिवली देखते हैं एज अ डिस्टिंक्ट नेशन को। ये एडवोकेट्स करते हैं फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन of the notions and the establishment of sovereign nation states, ये अलाइन करते हैं विद द कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। नेशनलिज्म की बात करें तो ये प्ले करता है एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल को इन द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स बाय यूनाइटिंग द सेपरेटेड रीजन। ठीक है, ये सारी चीजें। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की बात करें तो ये प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल को इन द डिक्लाइन ऑफ मल्टी एथिक एम्पायर्स को, सच एज जैसे कि हमारा ओटोमन होता है। ठीक है, ऑस्ट्रो हंगेरियन हो गया, ये सभी चीजें जो है रशियन एम्पावर्स हो गई, ये सभी चीजें यहाँ पे मेन चीजें हैं जिनको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, जो नेशनलिज्म के बारे में बताता है। तो नेशनलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो बिलीव करता है, एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी को। ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री अमंग पीपल, मतलब जितने भी लोग हैं उनके भी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाई डिड द फर्स्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन रशिया। इसका रीजन बताना है। देखिए, रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, क्योंकि ये टुक प्लेस हुआ था ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब सोशियो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, इनका बेसिकली एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया था, जिसकी वजह से जो होगा हुआ लोगों के अंदर वो हुआ, और फिर रशियन रेवोल्यूशन हो गया। और अंडर द रूल ऑफ टी स्टार ये क्या हुआ, ऑटोक्रेटिक हो गया, बैकवर्ड स्टेट जितने भी थे वाइड स्प्रेड हो गए, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इस ये भी रीजन रहे जिसकी वजह से ये चीजें जो हुई थी। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस था मार्क्सिस्ट आइडिया का, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। ठीक है, और ये जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ये लेड हुआ एडिक्शन टू द टी स्टार एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, जिसमें आपको स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में बताना है। कॉलोनियलिज्म की बात करें तो टिपिकली ये अनफोल्ड करता है सेवरल स्टेजेस स्टेजेस को ऐसे। फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं, आई को आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है जिसको हम 15 से 17 सेंचुरी के बीच में कैलकुलेट करते हैं यूरोप में। ठीक है, और ये यूरोपियन पावर को एक्सप्लोर करता है, न्यू टेरिटरीज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ट्रेडिंग पोस्ट हुआ था। ठीक है, और इससे एंगेज बढ़ा था, इनिशियल कॉन्सिक्वेंसेज हुआ था, कॉलोनलाइजेशन हुआ था, ये सभी चीजें। ठीक है, और ये जो थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें इंपीरियल और कॉलोनियलिज्म जो 19 सेंचुरी के टाइम हुआ उसको मार्क किया गया है एज अ फॉर्मल एंक्शियसनेस ऑफ टेरिटरीज के बीच में। ठीक है, और मिड 20 सेंचुरी में क्या हुआ, फाइनल स्टेज आया जिसको हम डीकोलोनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको मेंशन जरूर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइज ऑफ फेसिज्म के बारे में। तो राइज ऑफ फेसिज्म की बात करो तो ये अर्ली 20 सेंचुरी में हुआ था, एक रिस्पॉन्स था जिसे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल हुए थे। ठीक है, इन इटली बात करें तो बेनिटो सॉरी, फैसिज्म जो रिजेक्ट करता था डेमोक्रेसी को और एडवोकेट करता था फॉर टोटल सॉरी टोटेलिटेरियन स्टेट्स को। ठीक है, जो अडोफल मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी एक साथ। ठीक है, पोस्ट वॉर सेटलमेंट हुआ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई। ठीक है, फियर ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। तो इस चीजों की वजह से यहाँ पे ये चीज राइज ऑफ फेसिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड नेपोलियन विन अपर ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन फ्रांस। ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कि किस तरीके से उसने चीजें की, ये सेंट्रलाइज, उसने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, और मोर इफिशिएंट रिस्पॉन्सिबल नीड्स को जनरेट किया, जिससे हम नेपोलियनिकन कोड भी कहते हैं। ठीक है, जिसको 1804 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और उसके पहले इसने लॉ बनाए, प्रॉपर्टी राइट्स बनाए। ठीक है,
अथॉरिटीज बनाई, ठीक है। और ये जो लीगल फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंस किया उसने, उसकी वजह से भी ये चीज हुआ, ठीक है। एडिशनली जो नेपोलियन का रिफॉर्मर था, इसमें एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और ट्रेन सिविल सर्वेंट जो थे, मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, उनको क्रिएट किया, एक मेरिटोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी बनाया उसने, ठीक है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं सभी चीजों को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। आई होप हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोना डिस्कस इट अगेन, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मनी। जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो वही है, यहाँ पे मिड 19 सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। और जर्मनी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में फुल हुआ था, बिकॉज सेवरल की फैक्टर्स थे उसकी वजह से, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हुई थी। इंक्लूड द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन स्टेट जो था, उसका यूनिफिकेशन हुआ, ये भी एक मेन रीजन था, ठीक है। और जो कॉसिव मार्केट था रिमूव हुआ, और इन इंटरनल जो ट्रैफिक टैरिफ से जो कंट्रीज थी अबंडेंट हुए, नेचुरल रिसोर्सेज हुए, पर्टिकुलरली जो कोल था, आयरन था, उसका इसेंशियल इंडस्ट्रीज एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हुआ। इनकी वजह से ही क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आगे बढ़ने लग गया। और ये जो स्टेट था, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले निभाया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो पॉलिसीज बनाई थी क्या, और डेवलपमेंट ऑफ जो हैवी इंडस्ट्री थी, पर्टिकुलरली इन द जो रूर वैली था, रूर वैली जो है, रूअर वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी इंडस्ट्री जो है ऑल्सो बेनिफिट हुआ उसकी वजह से, हाईली एजुकेटेड और स्किल जो वर्कर थे, जिनके पास स्किल्स था, उनके लिए बहुत अच्छा ये रोल प्ले किया इस जर्मनी के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो कुछ इस तरीके से जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट नोट ऑन इनलाइटनमेंट थिंकर्स। इनलाइटनमेंट थिंकर्स की बात करें तो ऑल्सो उनको फिलोसोफर्स की तरह जाना जाता है, जो इंटेलेक्चुअल्स ऐसे थे जिन्होंने 18 सेंचुरी के समय एडवोकेट किया, रीजन दिया, साइंस दिया, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में कमेंट किया, और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के बारे में बताया। की फिगर्स इंक्लूड करें तो जॉन लॉक हो गए, ठीक है, और जेन को रोसा हो गए, इन सभी का नाम आप मेंशन जरूर करना, ठीक है। और वोल्टेरिया चैंपियन जो है, ये फ्रीडम स्पीच उन्होंने बताया, रिलीजियस टॉलरेंस बताया, फेमसली जो क्रिटिसाइज डोगमा थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च के बारे में बताया। ये सभी ऐसे थिंकर्स थे जिनकी वजह से ये चीज हुई थी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देयर आइडियाज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म रिवोल्यूशन। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप वीडियो पॉज करके जगह जगह लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।